हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे उस 30 क्वेश्चन के बारे में जो कि एक टेस्ट सीरीज के रूप में आपको उपलब्ध करवाया गया था। ऐसे 30 क्वेश्चन का सीरीज करके कंटिन्यू पिछले 1 से 1.5 साल में जो न्यूज़ में रहा है, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉपिक, हम उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे ही जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सामने आएगा और अगर ऐसा लगेगा कि हमने स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट नहीं किया है, तो एक बार उसका 100 क्वेश्चन करके स्टैटिक पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ आज देखेंगे 29 क्वेश्चन को, जिसका पहला टेस्ट आपको उपलब्ध करवाया गया था अभी 3-4 दिन पहले, और आप में से कुछ लोगों ने उसे सॉल्व भी किया है। मुझे 2-3 लोगों का मैसेज भी आया है कि ये काफ़ी अच्छा लगा, उन्हें काफ़ी हेल्पफुल लगा। तो आइए देखते हैं और अपने इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, हम लोग सीधा आंसर पे बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये पीडीएफ में आपको मिल चुका होगा, और अगर आप पीडीएफ नहीं मिला है और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें टेक्स्ट करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां ये सारे पीडीएफ समय पर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष किसे घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया गया है आपका वर्ष 2025। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्ष 2025 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया है, याद रखेंगे, ठीक है? जो वर्ष 2025 घोषित किया गया है, इसका थीम क्या रखा गया है 2025 का? सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, ऐसा इसका थीम रखा गया है। सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, ये 2025 का थीम है, और 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी, और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ने पहली बार वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी थीम सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, ये थी। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति की स्थापना जो है ये 1895 में किया गया था। 1895, 1995 नहीं है, 1895 है, याद रखेंगे। और किसने किया था इसकी स्थापना? एक है ग्रीनिंग, एक का नाम है एडवर्ड ग्रीनिंग, और दूसरे का नाम है नील। तो ऐसा याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति का स्थापना जो है वो नील और ग्रीन ने किया था। ऐसे याद रखिए, याद रहेगा आपको, नील और ग्रीन ने इसकी स्थापना की थी। और 2024 में ये सही है कि भारत ने पहले वैश्विक सहकारिता सम्मेलन अपनी मेजबानी में इसका मेजबानी किया, लेकिन इसका जो थीम है वो थीम ये नहीं है। सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं, ये जो 2025 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष, उसका थीम है, और ये मेजबानी भारत ने किया था 2024 में। और उसका थीम क्या रखा गया था? उसका थीम है, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, याद रखेंगे। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। इसमें थीम क्या था 2024 में? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा डी। दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, देश में सर्वाधिक सहकारी समिति किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक सहकारी समिति किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सहकारी समिति स्थित है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व का लगभग 27% सहकारी समिति भारत में स्थित है, और इसमें से सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे इस बात को। 1904 में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था भारत में, याद रखेंगे। ये आपको लूसेंट वगैरह में बहुत आसानी से मिल जाएगा ये फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, भारत में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2021 में। सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में किया गया था, और वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, याद रखेंगे।
अमित शाह जो हैं ये वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय का जो गठन है ये किया गया है वर्ष 2021 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, नीति आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? देखिए नीति आयोग की बात कर रहे हैं। आज सुबह जो वीडियो आपको एनएसए से संबंधित वीडियो डाला गया था उसमें एक अभ्यास प्रश्न भी नीति आयोग से संबंधित आपको दिया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीति आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। कौन शामिल नहीं होते हैं आपसे ये पूछ रहा है। सभी राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है उसके उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। ये सभी बात सही है बट राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक को जारी करता है। देखिए जल शक्ति मंत्रालय ऑप्शन में है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा है आपको ये बताना है। आपके सामने 4 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है, इसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा की गई थी, तो ये सही स्टेटमेंट है। 2013 के अधिनियम के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, लोकपाल निकाय में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, तो ये भी सही है। एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य, कुल 9 सदस्य इसमें से होते हैं। इसमें से आधे सदस्यों का न्यायिक सदस्य होना जरूरी है, ये भी सही है। और जो आधे बचते हैं वो अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग, इन सभी से ये शामिल होते हैं। अल्पसंख्यक आयोग, इन सभी से के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। चौथा जो स्टेटमेंट है, इस अधिनियम में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया था, ये गलत है। 2019 में संशोधन नहीं किया गया था, 2016 में संशोधन किया गया था और 2016 के संशोधन के तहत लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाया जाता है उसमें विपक्षी नेता को शामिल करने की बात की गई थी 2016 के संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019 में संशोधन नहीं हुआ है। कब हुआ है संशोधन? 2016 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश करने वाला चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? आपसे पूछ रहा है कौन शामिल नहीं होते हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश, ये तीनों शामिल होते हैं, पर इसमें गृह मंत्री शामिल नहीं होते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनको कब शामिल किया गया था? 2016 के संशोधन के द्वारा, जो कि अभी मैं आपको बताया हूं। 2016 के संशोधन के द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री एक होंगे, प्रधानमंत्री तो इस चयन समिति के अध्यक्ष ही होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसमें शामिल होगा, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है वो शामिल होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल होगा और एक इसमें शामिल होता है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया हुआ एक न्यायविद, या राष्ट्रपति के नजर में जो बेहतर न्यायविद हो उसे भी इसमें शामिल किया जाता है इस चयन समिति में। ध्यान रखेंगे इसमें गृह मंत्री शामिल नहीं होता है। लोकपाल की जो चयन समिति होती है उसमें गृह मंत्री शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2011 से इसकी शुरुआत की गई है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है 324 से 329 में। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत जो है वर्ष 2011 से की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति
के संबंध में सिफारिश करने वाली चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? देखिए, कौन शामिल नहीं होते हैं आपसे पूछ रहा है निर्वाचन आयोग वाले में, है ना? तो निर्वाचन आयोग, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, निर्वाचन आयोग में ये देखिए उसकी जो चयन समिति है, प्रधानमंत्री तो शामिल होंगे ही, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री ये भी शामिल होंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद जो है वो चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उसके निर्वाचन में ये शामिल नहीं होते हैं चयन समिति में। ठीक है, ये कहां पर शामिल देखने को मिलते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद, ये आपको लोकपाल के चयन समिति में मिलते हैं देखने को, है ना? लेकिन निर्वाचन आयोग के संदर्भ में यहां आपसे सवाल पूछ रहा है, तो निर्वाचन आयोग के संबंध में जो सिफारिश करने वाली समिति होती है उसमें राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रख्यात न्यायविद शामिल नहीं होता है, याद रखेंगे इस बात को। ये जो ऊपर में 3 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, यही तीनों मिलकर बनाते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश देने वाली चयन समिति में यही तीनों शामिल होते हैं, याद रखेंगे इस फैक्ट को। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नामित जो प्रख्यात न्यायविद है वो कहां पर मिलता है देखने को? वो मिलता है लोकपाल में। और वर्तमान लोकपाल कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर, याद रखेंगे, करंट अफेयर्स वाले सेशन में बताया था मैं, अजय मानिकराव खानविलकर जो है ये वर्तमान में क्या है? लोकपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, राजनीतिक दलों द्वारा नियमों के गंभीर उल्लंघन की स्थिति में भारतीय निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर कोई राजनीतिक दल नियमों का उल्लंघन करता है तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा काम है जो राजनीतिक दल करेगा? क्या यह दल पंजीकरण रद्द कर सकता है उस दल का, निर्वाचन आयोग, या निर्वाचन आयोग उस दल का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता है, या फिर निर्वाचन आयोग उस दल को प्रतिबंधित कर सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है, आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस सीट में इसे बना लिए होंगे और यहां मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहा हूं, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दल का पंजीकरण रद्द नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है, निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार नहीं है, निर्वाचन आयोग ये काम नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप दोस्तों, अगर आपको भी प्रैक्टिस करना है, ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर टेक्स्ट करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस पीडीएफ के लास्ट में आपको क्यूआर कोड भी मिलेगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का, आप उसे स्कैन करके भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदार, जिसे SVEEP कार्यक्रम कहते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1982, 2009, 2013 या फिर 2018। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2009। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत किया गया 2009 में। इसके तहत क्या किया जाता है कि हर स्टेट में आइकॉन नियुक्त किए जाते हैं, या इसके लिए एक आइकॉन नियुक्त कर दिया जाता है ना? तो बहुत बार ऐसे जब चुनाव होता है उसी समय पे इनकी नियुक्ति की जाती है, तो बहुत बार आइकॉन का भी नाम पूछ लिया जाता है। चलिए, इसकी शुरुआत 2009 में की गई है, याद रखेंगे इस फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, भारत में जेल एक विषय है, किससे संबंधित है? क्या ये राज्य सूची का है, संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है, या फिर ये अवशिष्ट विषय है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है ना? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी हैं? राज्य सूची, संघ सूची और आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं बताएं? संघ सूची में जो है आपका 98 सब्जेक्ट है, 98। मूल रूप से अगर पूछे आपसे तो 97, बट वर्तमान में इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 98। राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? राज्य सूची में 59 है। राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 59, याद रखेंगे 59। और समवर्ती सूची में कितने हो जाएंगे? समवर्ती सूची में 47 मूल रूप से हैं, और वर्तमान में इसमें 5 जो जोड़ा गया तो फिर ये 52 हो गए। तो याद रखेंगे, संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं 7वीं अनुसूची के तहत, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, राज्य सरकार के कानून के अनुसार आदतन अपराधी कौन होते हैं? देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जो कि कोई फैक्ट नहीं है, कोई बहुत वैसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आदतन अपराधी में उसे शामिल किया जाता है जिन्हें अलग-अलग 5 वर्ष के भीतर बहुत सारे मामलों में दोषी पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है। तो 5 वर्ष का टाइम पीरियड याद रखेंगे। 5 वर्ष के अंदर जिसे बहुत बार अपराधी घोषित किया गया हो या दोषी पाया गया हो, वही आदतन अपराधी कहलाते हैं। ये राज्य सरकार का जेल मैनुअल जो है उसके अनुसार ये परिभाषा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, भारतीय संविधान को अपनाए जाने के 75वीं वर्षगांठ पर निम्नलिखित में से किस अभियान का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर, हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, संविधान को अपनाए जाने का ये 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इसे शुरू किया गया। संविधान को कब अपनाया गया था पूरे तरीके से? तो ये इसे लागू किया गया है 1950 में, बट अपनाया कब गया है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, डेट के साथ बताएंगे। ठीक है, वो डेट भी बताएंगे जिस दिन इसे अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित किया गया था, वो डेट भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला सदस्यों को सशक्त बनाने से संबंधित है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम। इसे लॉन्च किसने किया इस कार्यक्रम को? तो इसे लॉन्च कौन करेंगे? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला कौन है? वर्तमान में हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन होता है और इसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 25 दिसंबर के दिन दो महान विभूतियों का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि एक है अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे हैं मदन मोहन मालवीय। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत जो है ये 2014 से किया गया है, याद रखेंगे। 2014 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेतन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1947 से अब तक कुल 7 वेतन आयोग गठित किया जा चुका है, जो कि सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे, तो ये भी सही है। अशोक कुमार माथुर हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2026 में इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, इसलिए ये खबरों में था। तो याद रखेंगे, भारत की आजादी के बाद से अभी तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है और वेतन आयोग का गठन कौन करते हैं? केंद्र सरकार करते हैं। राष्ट्रपति से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। वेतन आयोग का जब आपसे पूछे तो उसका गठन केंद्र सरकार करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो कुल ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, H1B वीजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। H1B वीजा जब से ट्रंप सरकार में आए हैं तब से ये कंटिन्यू खबरों में है, तो हो सकता है कि आपसे यहां से क्वेश्चन बना लिया जाए। पहला स्टेटमेंट है कि यह प्रौद्योगिकी, वित्त जैसे क्षेत्रों में विदेशी कामगारों को रखने हेतु जारी किया जाता है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि यह वीजा लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाता है, जिसमें लगभग 70% प्राप्तकर्ता जो हैं वो भारतीय होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ध्यान देंगे, ये 70% से ज्यादा इसमें भारतीय लोगों को ही ये वीजा मिल जाता है। ठीक है, और ये किसे, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं या फिर वित्त वाले क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, उनकी नौकरी के लिए ये H1B वीजा जो है ये जारी किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान देंगे, इस बात को याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 20 में यूएनएफ ट्रिपल सी जो है इसका मीटिंग होता है और इसमें जो शामिल सदस्य हैं उनके मीटिंग को सीओपी बोला जाता है, जिसे कॉप भी हम लोग बोल देते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ 4 कॉप का नाम दिया हुआ है और स्थान का नाम दिया हुआ है, कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग कहां पर किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। सीधा हम लोग मिलाते हैं। कॉप 15 जो है ये 2009 में हुआ था कोपेनहेगन में, ठीक है। कॉप 21 ये 2015 में हुआ था पेरिस में, याद रखेंगे। कॉप 28 2023 दुबई, और कॉप 29 2024 में ये हुआ बाकू में, याद रखेंगे। ऐसे ही मिलाते चलेंगे। एक आप कॉप 26 का भी याद रख लीजिए जो कि ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी पूछे जाने की संभावना है, कई बार आपसे मिलाने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन बना देगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये खबरों में क्यों है? क्योंकि यूएसए जो है, ट्रंप के नेतृत्व में यूएसए ने इस विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को अलग करने का निर्णय ले लिया है, इसलिए ये खबरों में है। तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसमें 190 से ज्यादा देश इसमें शामिल हैं और इसे टोटल 6 क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है। कभी डब्ल्यूएचओ के बारे में जब हम डिटेल में बात करेंगे तो वहां ये सभी 6 क्षेत्र के बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किस वर्ष तक मेनिनजाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? मेनिनजाइटिस एक रोग है, इससे समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मेनिनजाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, याद रखेंगे। डब्ल्यूएचओ का लाइव लाइफ पहल है ना, देखिए ये ऐसा है, लाइव और लाइफ। ये लाइव और लाइफ पहल जो है ये किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये वर्ड नहीं बोला जा सकता है क्योंकि यूट्यूब जो है बैन कर देता है अगर आप ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। आपको ऐसा पूछा जा सकता है लाइव लाइव पहल किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है जिसकी क्षमता 330 मेगावाट है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण झेलम नदी पर किया गया है मतलब ये निर्माणाधीन है अभी, और इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। अगर कथन सही के बारे में पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि क्या किया गया है, नाम का नदी का नाम जो है एक रिप्लेस कर दिया गया है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका झेलम नदी पर है और रतले जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका चिनाब नदी पर है। दोनों जल विद्युत परियोजनाओं की जो क्षमता लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की क्षमता 330 मेगावाट है और रतले जल विद्युत परियोजना जो बनाई जा रही है इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। पर ध्यान रखेंगे किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है और रतले जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका चिनाब नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है हमारे सामने। सिंधु जल समझौता के तहत निम्नलिखित में से किस नदी का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। भारत, पाकिस्तान और मध्यस्थता किसने किया था? तो मध्यस्थता किया था इसमें विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत के ही हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिंधु जल समझौता के तहत जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। रावी, व्यास और सतलुज इंडिया को है। चिनाब, झेलम, सिंधु ये आपको पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, ध्यान देंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम अजय बंगा है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ऑकस संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2021। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए इन तीनों का एक त्रिपक्षीय संगठन है जो कि रक्षात्मक संगठन है एक प्रकार से, और इसका 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी प्राप्त करने में सहायता करना और दूसरा है खुफिया जो सूचना होती है उसका आदान प्रदान करना इन तीनों देशों में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए इस संगठन का स्थापना जो है 2021 में किया गया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के पास परमाणु पनडुब्बी नहीं है ना, परमाणु संचालित पनडुब्बी नहीं है ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूक्रेन। यूक्रेन के पास ये
पनडुब्बी नहीं है। टोटल 7 देशों के पास परमाणु संचालित पनडुब्बी है, जिसमें से आपका एक है रूस, दूसरा है यूएसए, तीसरा है चीन, फिर फ्रांस, और इसमें आ जाएगा आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, फिर आ जाएगा भारत, और अभी 7वां देश इसमें बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑकस संगठन के बाद ऑस्ट्रेलिया 7वां देश बन जाएगा। तो टोटल 7 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। याद रखेंगे, यूक्रेन के पास अभी तक परमाणु संचालित पनडुब्बी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, पहला भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में पहला भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं उर्सुला वॉन डेर लियन। ये नाम मैं आपको करेंट अफेयर्स के सेशन में बताया था, आपको याद होना चाहिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत भारत से जो सामान यूरोपियन यूनियन को निर्यात किया जाएगा उस पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया जाएगा? ठीक है, तो जो आपका ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, या फिर पूछा जा सकता है कि ये किस से संबंधित है, तो ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। और इसके तहत भारत में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उसमें 25% का अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा अगर उसके उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो अतिरिक्त 25% का टैक्स लगाया जाएगा। याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 30 है आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, सबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है? सबांग बंदरगाह जो है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, और इंडोनेशिया जो है ये अभी ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य बना है। याद रखेंगे। अगर आपको ब्रिक्स के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ब्रिक्स से संबंधित एक वीडियो आपके लिए स्पेशल अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा और टेस्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कितना अच्छा लगा है या आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। साथ ही अगर आप हमारे ये रहा पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का क्यूआर कोड मिलेगा, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे से जुड़ सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं, जहां पर पूरे 1 से 1.5 साल तक जो भी करंट अफेयर्स न्यूज में रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो और बेसिक हिस्ट्री आपको करवाया जाएगा। हर चीज का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल दिया जा रहा है। तो इसका लाभ उठाइए और हमारे साथ अवश्य जुड़िए। थैंक यू। जय हिंद।